Question number 4. Dr. Verma is a teacher. Following information is related to the assessment year 2022-23. तो डॉक्टर वर्मा एक टीचर हैं और ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन असेसमेंट ईयर 2022-23 से रिलेटेड दे रखा है। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, मतलब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक सैलरी एट द रेट ₹12,000 पर मंथ। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये किस में जाएगा? सैलरी में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में, जो भी पांचों हेड के जो रहेंगे उनको हम मार्क कर लेते हैं कि ये इस हेड में जाएगा, और डिडक्शंस को भी हम मार्क कर लेते हैं कि ये इस सेक्शन का डिडक्शन है। उसके बाद हम सबको एक साथ सारे हेड्स को ऐड करते हैं, जीटीआई आता है, फिर डिडक्शन लेस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, बेसिक सैलरी एट द रेट ₹12,000 पर मंथ। तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई? 12,000 इंटू 12, ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो फर्स्ट पॉइंट जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, उसके बाद डीए 45% ऑफ सैलरी, ये भी सैलरी का पार्ट है, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है, तो इसको भी आप लिख लो इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी सैलरी आएगी पूरे साल की उसका 45% लिख दोगे आप। ठीक है, वार्डनशिप अलावेंस एट द रेट ₹400 पर मंथ। तो अलावेंस की बात हो रही है और वार्डनशिप अलावेंस यानी कि ये जो है ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन ₹3,000। तो अब ध्यान रखना, वार्डनशिप अलावेंस सैलरी का पार्ट है, लेकिन एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। ये जब हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तब ये वाला पॉइंट आया था। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स फॉर स्कूल्स कंप्यूटेड ₹22,500। तो रॉयल्टी की बात हो रही है, रॉयल्टी किस में जाता है? रॉयल्टी भी जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये बताओ आप, रॉयल्टी पे तो डिडक्शंस भी कुछ मिलते हैं, तो क्या यहाँ पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बुक्स है वो स्कूल के बुक से रिलेटेड है। देखिए, जब हमने 80 QQB डिडक्शन पढ़ा था, ये पेज नंबर 437 पे है, तो तब मैंने बताया था कि जैसे कि यहाँ पे लिखा था रॉयल्टी, जैसे डिडक्शन था, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स, और ये एन ऑथर ऑफ बुक जो होते हैं इंडिविजुअल उनके लिए था। लेकिन ये भी मैंने बताया था उसमें कि बुक्स शैल नॉट इंक्लूड ब्रोचर्स, कमेंट्रीज, डायरीज, गाइड्स, जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स। मतलब कि जो लिखा तो हुआ है कि इंडिविजुअल जो कि एक ऑथर हो बुक के वो 80 QQB में आएंगे, लेकिन वो बुक स्कूल की टेक्स्ट बुक अगर लिखी है उन्होंने तो वो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं डिडक्शन। ठीक है, तो फिर क्योंकि रॉयल्टी है तो इसको बस आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देना, डिडक्शन ना देना, क्योंकि स्कूल की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ₹5,000। तो ग्रॉस वर्ड है, मतलब कि ऑलरेडी ग्रॉस अप है, तो ₹5,000 ये भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स ग्रॉस ₹3,000। डिबेंचर्स आर इशूड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड आर नोटिफाइड। ऐसे तो इंटरेस्ट के साथ अगर टैक्स फ्री वर्ड होता है, नेट, रिसीव, टीडीएस, टैक्स फ्री, तो हम जो है उसको ग्रॉस अप करते थे अमाउंट को, लेकिन यहाँ टैक्स फ्री है लेकिन लास्ट में यहाँ ग्रॉस भी लिख दिया है, तो इसका मतलब ग्रॉस दोबारा मत करना, ये ग्रॉस ही है। ठीक है, तो बस सीधे इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स ₹3,000। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी ₹2,500। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है और फुल्ली टैक्सेबल होता है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी या डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये 7th पॉइंट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹1,60,000। तो अगर यहाँ सिर्फ लिखा होता कि जैसे कि रेंट आया हाउस प्रॉपर्टी से, या लिखा होता कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो आप बाकायदा उसमें से लेस करते, अगर और सारी चीजें दी होती फिर एनुअल वैल्यू निकालते, फिर उसका 30% लेस करते, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लेस करते, तब आता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ जब कंप्यूटेड वर्ड लग गया है ना, तो कंप्यूटेड वर्ड दे दिया है
तो उसका मतलब है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमको कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कंप्यूटेड वर्ड गिवन है, मतलब कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा कैलकुलेट होके आया है। मतलब कि जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद एनुअल वैल्यू, फिर एनुअल वैल्यू के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सीधे आप क्या करना, लिखोगे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हेड डालोगे आप हेडिंग, वहीं पे आप इनर कॉलम में लिखना, फिर आउटर कॉलम में लिख देना 1,60,000, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ₹5,000। कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जाता है 80C डिडक्शन में। कहने का मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के और बाकी जितने भी प्रोविडेंट फंड हैं उससे रिलेटेड डिडक्शन 80C में मिलता है। और 5,000 रुपीज है, चाहे जितना भी हो ये क्वालिफाई होता है। बाकी 80C का ओवरऑल लिमिट 1,50,000 है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी पीएफ 5,000 ये क्वालिफाई होगा 80C में। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये भी क्वालिफाई होगा। बस एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सारे प्रोविडेंट फंड क्वालिफाई होंगे, तो ये भी 80C डिडक्शन में आएगा। उसके बाद प्रीमियम पेड बाय चेक ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट फादर ₹3,000। तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका मतलब ये 80D की बात हो रही। तो पहले 80C के बस ये दोनों हैं, तो 80C 80CCD सबसेक्शन 1 और 80CCC इन तीनों का मिला के कंबाइन जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,50,000। और ये देखो आप 12,000 प्लस 5,000 17,000 है 80C का, तो ये 1,50,000 के लिमिट में है, इसलिए क्वालिफाइड होगा पूरा, ठीक है। फिर ये जो है कि मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, तो पहली बात मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जाता है कौन से सेक्शन में, 80D में, ठीक। अब देखेंगे ऑन हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट फादर, तो भाई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए मिलता ही मिलता है। सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का 25,000 अलग और पेरेंट्स का 25,000 अलग, और अगर सीनियर सिटीजन है कोई तो 50,000 रुपए। तो भाई 80D में पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या ना हो, अगर पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक का। तो यहाँ कुछ नहीं मेंशन है, तो हम मानते हैं अगर कि वो सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं तो भी कितना रहता है मैक्सिमम 25,000, और ये कितना है 3,000 का प्रीमियम है। इसका मतलब ये लिमिट के अंदर है, तो ये पूरा अमाउंट 80D लिख के क्वालिफाई होगा, ठीक है। डोनेशंस टू एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ₹10,000 बाय चेक। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अगर डोनेशन होता है तो ये जाता है 80G की लास्ट कैटेगरी में, यानी कि विथ लिमिट के 50% में, ठीक है। तो उसमें पहले हम लिमिट निकालेंगे, फिर देखेंगे लिमिट के अंदर अमाउंट है कि नहीं, और उसके बाद फिर जैसे भी होगा तो उस हिसाब से उसका 50% लेंगे। इसमें डायरेक्टली 50% नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूट इज टोटल इनकम, तो हम देखते हैं इसमें कैसे करना है। इसको सॉल्यूशन देखते हैं 4 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा हमारा हम वो लिखते हैं। तो इस बुक के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, क्योंकि भाई इसमें हमको पांचों हेड का कैलकुलेशन एक साथ करना होता है, तो पहले हम हेड वाइज कैलकुलेट करते हैं। इसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पहले इनर कॉलम में, उसके बाद उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे जब इनकम फ्रॉम सैलरी का लास्ट अमाउंट आ जाएगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी पर मंथ कितनी है 12,000, तो 12,000 इंटू 12 यानी कि 1,44,000 रुपीज। नेक्स्ट डीए डियरनेस अलावेंस कितना 45% ऑफ सैलरी, तो 45% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है 1,44,000 रुपीज। तो 1,44,000 रुपीज का 45% ये आ गया 64,800 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वार्डनशिप अलावेंस, तो अलावेंस परक्विजिट सब कुछ इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, तो वार्डनशिप अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। कितना अमाउंट है
400 पर मंथ, यानी कि साल का हो गया 400 इंटू 12, 4800। तो ये वार्डनशिप अलावेंस को जब मैंने सैलरी चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, ये देखिए सम फुली टैक्सेबल अलावेंसेज में वार्डन अलावेंस, ठीक है। तो ये हमेशा फुली टैक्सेबल होता है। उसके बाद है नेक्स्ट लिखा हुआ एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन। तो एग्जामिनरशिप का रेम्यूनरेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, इसलिए ध्यान रखना वार्डनशिप भी स्कूल कॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन वो जाता है सैलरी में। एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन वो अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, ठीक। और अब देख लो आप, और कोई भी है इनकम फ्रॉम सैलरी का कुछ भी तो नहीं है, बाकी सारे अदर सोर्सेज के हैं, हाउस प्रॉपर्टी का, डिडक्शन का। तो सैलरी से रिलेटेड बस इतना ही था। तो अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 1,44,000, फिर उसके बाद 64,800 प्लस 4,800, यह आ गया 2,13,600। इसको मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखा, ये हमारा ग्रॉस सैलरी है अभी। इसमें से तीन चीजें हम लेस करते हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 फिक्स होता है। दूसरा इंटरटेनमेंट अलावेंस का कुछ पोर्शन, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ ये टीचर हैं, और वैसे भी यहाँ पे बताया नहीं है, ना ही इंटरटेनमेंट अलावेंस दिया भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है अपना थर्ड पॉइंट होता है एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, तो वो दोनों भी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बस स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करना है हमको, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपीज फिक्स होता है। तो यहाँ पे आप 50,000 रुपीज लिख लो, और इसको 2,13,600 में से आप लेस करो, जो कि आ गया 1,63,600 रुपीज। ये है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक, 1,63,600, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन उससे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर हमको कंप्यूट करना होता अभी, जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और रेंट ये सब दिया होता, तो पहले हम इधर कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हमको ऑलरेडी कंप्यूट करके दिया हुआ है 1,60,000 रुपीज। तो हमने सीधे सीधे लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटेड, क्योंकि लिखा हुआ था। नेक्स्ट पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन्स है नहीं। अब हम करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें आ जाएगा अदर सोर्सेज में सबसे पहले फोर्थ पॉइंट जो है वो है एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन, जो कि है ₹3,000। तो अभी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स फॉर स्कूल, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स फॉर स्कूल। तो रॉयल्टी मिलती है कहीं से भी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है। ये है 22,500। दूसरी चीज, अगर ये बुक स्कूल की ना होती और भी और किसी चीज की जो भी मेंशन है उसमें हमने पढ़ा था जब 80 QQB में, अगर उससे रिलेटेड कोई बुक होता तब हमको रिडक्शन मिलता 80 QQB में, लेकिन स्कूल से रिलेटेड बुक पे अगर लिखा है तो उस पर रॉयल्टी है, तो उस पर कोई भी रिडक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये भी फुली टैक्सेबल होता है, ऑलरेडी ग्रॉस अप है, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सीधे सीधे हम अमाउंट जो भी लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, 5,000 रुपये ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है ये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स ₹3,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टैक्स फ्री वर्ड तो लगा हुआ है, तो ऐसे तो टैक्स फ्री लगा होता है तो हम टीडीएस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे ग्रॉस भी लिखा हुआ है 7th पॉइंट में, तो इसलिए ऑलरेडी ग्रॉस अप अमाउंट मानेंगे और इसको सीधे आउटर कॉलम में जितना दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो फुल्ली टैक्सेबल होता है डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है।
2,500 रुपीज़। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने ले लिया, बाकी लास्ट के 10th 11th 12th पॉइंट ये हैं 10th 11th 12th और 13 पॉइंट ये डिडक्शन से रिलेटेड है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अब कुछ नहीं बचा, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। ये है 3,000 प्लस 22,500 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500, ये आ गया 36,000 रुपीज़। इसको हम सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब और कोई हेड नहीं दिया है, पीजीबीपी और कैपिटल गेंस नहीं दिया है, तो इन्हीं तीनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा जीटीआई। सबसे पहले है सैलरी इनकम 1,63,600, उसके बाद है फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,60,000, फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 36,000। ये आ गया आपका 3,59,600। ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से लेकर 80U के बीच में जितने भी डिडक्शन इस क्वेश्चन में गिवन होंगे वो हम लेते हैं। सबसे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C से रिलेटेड डिडक्शन पहला जो है वो दे रखा है पॉइंट नंबर 10 में, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के किसी भी फंड में अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो 80, किसी भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है तो 80C में उसका डिडक्शन मिलता है। तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है 5,000 रुपये। पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि 80C में एक और है तो 80C का कैलकुलेट करके तब यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के कोई भी फंड आएगा तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये भी 80C में क्वालिफाई है, तो 12,000 रुपीज़। अब 80C में 80C से रिलेटेड और कोई डिडक्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो बस इन दोनों को आप ऐड करो और यहीं पे लिख दो 17,000 रुपीज़। अब 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1 इन तीनों का कंबाइन लिमिट जो होता है वो है 1,50,000 रुपीज़। तो ये 17,000 रुपये 1.5 लाख की लिमिट के अंदर है, इसलिए 17,000 रुपये 80C का पूरा क्वालिफाई होगा। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D से रिलेटेड कौन सा डिडक्शन है यहाँ पे, ये है 12th पॉइंट में, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हेल्थ ऑफ फादर। तो भाई यहाँ तो डिपेंडेंट फादर लिखा है, अगर डिपेंडेंट ना भी होते तो पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपये तक का 80D में डिडक्शन मिलता है, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का। तो यहाँ अगर हम, क्योंकि नहीं गिवन है कि ये सीनियर सिटीजन है, तो हम ऐसा मान लें कि ये चलो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपये लिमिट होती है और ये 3,000 रुपये है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये क्वालिफाई होगा 3,000 रुपये। उसके बाद 13 पॉइंट 80G में आता है वो, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो जाता है 80G के विथ लिमिट के 50% यानी कि कैटेगरी डी में, लेकिन हम 80G को पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो हम 80G का कैलकुलेशन करेंगे। 80G को हम चार्ट के थ्रू एक सॉल्व करते हैं। तो 80G को सबसे पहले आप दो कैटेगरी में बांटते हो, इधर नो लिमिट और यहाँ पे विथ लिमिट। फिर नो लिमिट को भी दो पार्ट में, 100%, 50% और विथ लिमिट को भी दो पार्ट में।
100% और 50%। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो इस क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में कैटेगरी ए का भी कोई आइटम नहीं है, बी का भी नहीं है, सी का भी नहीं है, इन तीनों का कोई भी डोनेशन नहीं है। सीधे कहाँ का दे रखा है, ये डी कैटेगरी का बोला है डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो डोनेशन किया जाता है वो आता है विथ लिमिट के 50% यानी कि कैटेगरी डी में। तो यहाँ पे आप लिख लो 10,000 रुपीज। यही ये 10,000 रुपए ए या बी वाली कैटेगरी में होता, तो ए कैटेगरी में होता तो सीधे उसका 100% यानी कि 10,000 रुपए ही लेस कर देते 80G लिख के। बी में होता तो 10,000 का 50% यानी कि 5,000 रुपए लिख के 80G में लेस कर देते। लेकिन इधर साइड, इधर के जितना सिंपल नहीं है कि जैसे 100 में दिया तो 100%, 50 में दिया तो 50%, नहीं, इधर वाले में साफ साफ लिखा है विथ लिमिट। सबसे पहले हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम उससे कंपैरिजन करेंगे, तब जाके हम डिडक्शन दे पाएंगे। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई से। जीटीआई का 10% नहीं, एडजस्टेड जीटीआई का 10%। तो पहले हम एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम है इस क्वेश्चन में 3,59,600। जीटीआई में से लेस करते हैं हम तीन चीज। सबसे पहले लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। मतलब कि 80C से लेकर 80U के बीच में जितने भी डिडक्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होंगे वो हम लेंगे एक्सेप्ट 80G, क्योंकि यार 80G तो हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो तो अभी हमको वैसे भी नहीं पता है। तो 80C से 80U के बीच में इसमें कौन कौन से सेक्शन का डिडक्शन दे रखा है, 80C का दिया हुआ है और 80D का दिया हुआ है। 80C का कितना है 17,000 रुपए और 3,000 रुपए, यानी कि 80C का टोटल हो गया 20,000 रुपीज। भाई 80C ये कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये दोनों ही जो हैं आप 12,000 प्लस 5,000 ये ऐड करोगे तो ये 80C का ही तो अमाउंट है 12,000 प्लस 5,000, ठीक है। तो ये 80C का हो गया टोटल 17,000, 12 प्लस 5 17,000, और सॉरी यहाँ पे मैंने 20,000 गलती से लिख दिया है। 80C का जो अमाउंट है वो है 17,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 5,000 है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का और पब्लिक प्रोविडेंट फंड का है 12,000, तो 12 प्लस 5 17,000 रुपीज 80C का अमाउंट है और 80D का 3,000 रुपीज, तो प्लस 3,000। और कोई भी सेक्शन का अमाउंट और कोई भी सेक्शन का डिडक्शन नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो बस यही आप लेस करोगे 17,000 प्लस 3,000 20,000। तो ये 20,000 रुपीज आप सीधे आउटर कॉलम में यहाँ लिखो और जीटीआई में से लेस कर दो। और इसके बाद एक और चीज क्या लेस करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो नहीं है क्वेश्चन में। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111A सेक्शन के साथ स्पेसिफाइड है, तो ये विदाउट सेक्शन भी हो तो भी चलेगा, ये सेक्शन के साथ होना चाहिए। अगर बिना सेक्शन के ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है तो हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला भी नहीं है यहाँ पे और ये भी नहीं है। तो बस आप 3,59,600 में से 20,000 रुपीज लेस करोगे। 3,59,600 माइनस 20,000, ये आ गया 3,39,600 रुपीज। ये हो गया एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 3,39,600। तो हम यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, यानी कि 10% ऑफ 3,39,600, ये आ जाएगा 33,960 रुपीज। ये लिमिट आ गई हमारी, ठीक है, 80G की। अब इस अमाउंट को हम पुट करते हैं यहाँ पे 33,960, यानी कि इस लिमिट में
अब यहाँ पे जितना भी अमाउंट आ जाता है, यहाँ पे मान लो आ जाता है 1 लाख, तो आप 1 लाख इन दोनों का मिला के या अकेले, तो आप 1 लाख पूरे का डिडक्शन नहीं दे सकते। यहाँ पे 1 लाख 10 लाख जितना आ जाए दे दो, लेकिन यहाँ पे ना भाई जितना लिमिट है उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ सकते। तो आप पहले देखो क्या डोनेशन लिमिट में है, इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ के तहत 10,000, तो ये तो लिमिट के अंदर है, यानी कि ये 10,000 रुपये यहाँ पूरा क्वालिफाई होगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, सपोज करो यहाँ पे होता है 40,000 रुपये, तो अब आप क्या करते, 40,000 का 50% लिख देते, नहीं 40,000 तो यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ कितना है 33,960 जो कि 40,000 से कम होता, तो ये आप यहाँ पे सिर्फ इतने का ही डिडक्शन दे सकते 33,960 का 50%। लेकिन अगर उससे कम है तो कम का डिडक्शन, मतलब ज़्यादा है तो बस यहाँ तक का डिडक्शन दे सकते हो, और इन दोनों का मिला के, और कम है तो कम वाला दे दो। तो यहाँ पे आप देखो 33,960 है, और डोनेशन कितना है, केवल 10,000 रुपये, जो कि इसके अंदर आ गया कि नहीं, हाँ भाई आ गया। ये तो लिमिट तो इससे ज़्यादा है, यानी कि ये 10,000 लिमिट के अंदर है, तो आप लिखो 10,000 का ये पूरा 10,000 क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये लिमिट के अंदर है अमाउंट। फिर इसका आप निकालो 50%, जो कि आ गया 5,000 रुपये। ठीक, कैटेगरी ए में कोई अमाउंट नहीं था, बी में कुछ नहीं था, सी में भी कुछ नहीं था, डी में 5,000 रुपये आ गया। कैसे आया, सबसे पहले हमने लिमिट निकाला 33,960 आ गया, उसके बाद हमारा 50% यानी कि डी कैटेगरी में 10,000 रुपये था, तो भाई हमने चेक किया क्या ये 10,000 रुपये इस लिमिट वाले अमाउंट के अंडर में आता है, तो हाँ ये लिमिट के अंदर में आ रहा है। ये 33,960 था और ये 10,000 जो कि इस लिमिट के अंदर है, तो ये 10,000 पूरा क्वालिफाई हो गया। अब ये इस 10,000 का 50%, ऐसे ही मान लो कि ये 10,000 रुपये यहाँ पे होता, तो अब आप यहाँ क्या करते, पहले आप देखते लिमिट के अंदर है, तो हाँ 10,000 रुपये लिमिट के अंदर है, तो यहाँ 10,000 का पूरा 100% दे देते। ठीक, तो ध्यान रखना सबसे पहला काम है आपका ऐसे करके लिमिट निकालो, यहाँ से GTI में से ये सब लेस करो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। उसके बाद जो एडजस्टेड GTI है उसका 10% आप निकालो, और वही हो जाएगा लिमिट। फिर उस लिमिट के अंदर है, जैसे यहाँ पे उस लिमिट के अंदर था, तो ठीक है। अब ये 10,000 ये कौन सी कैटेगरी है, 50%, तो 10,000 का 50% यानी कि 5,000 रुपये। तो आप यहाँ लिखोगे 80G का अमाउंट 5,000 रुपये जो है वो आया है क्वालिफाइड अमाउंट। तो ये आ गया आपका 5,000 रुपीज। अब और कोई डिडक्शन है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इन तीनों को आप ऐड करोगे 17,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 20,000 और ये 5,000 यानी कि 25,000 रुपीज। इसको आप लेस करोगे GTI यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम जो कि है 3,59,600, तो ये आ जाएगा 3,34,600 रुपीज। ये हो गया टोटल इनकम।